तो बेटा जैसे मैं तुम सबके लिए एलएलपी ये चैप्टर लेके आया था, वैसे ही शिक्षित वालों के लिए आज मैं इंट्रोडक्शन टू लॉ, कल मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, और साथ में कल हो सका तो शाम तक के मैं और एक एक्ट तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा, जैसे सोगा भी हो सकता है वो, सो दैट लगभग तुम्हारे सारे चैप्टर जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आज बेटा मैं तुम सबके लिए लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू द लॉ। इसमें सारे चार्ट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, तो तुम लोग साथ में लिख भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहना, ये पूरे वीडियो में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आ रहा हूँ, और क्या क्या एमसीक्यू आने वाले हैं मेन तो ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन टू द लॉ में बात करें तो सबसे पहले लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, मतलब ही क्या कि जैसे जैसे सोसाइटी में सरकमस्टांसेस चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे लॉ भी क्या होते जा रहा है बेटा, चेंज। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन सकता है कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, या फिर जो भी 3 ऑप्शन रहेंगे वो करके तुम्हारे पेपर में आ सकता है। पहले एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस हुआ करता था, अब उसको चेंज करके सोशल जस्टिस किया गया। साथ में अपने लॉ को टोटल 5 स्कूल में बांटा गया। कितने स्कूल्स में बेटा, 5, जिसमें सबसे पहली स्कूल आती है बेटा नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल में बेटा टोटल 4 लोगों ने डेफिनेशन दिया, और ये डेफिनेशन याद करके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेफिनेशन सारे लॉ से रिलेटेड है, और सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया था दैट इज उल्पाइन ने। उल्पाइन बोलता है ये एक तो आर्ट है या फिर साइंस है। लॉ क्या है बेटा, आर्ट या फिर साइंस। सिसरो की बात करें तो ये बताता है हाईएस्ट रीजन बताता है कि नेचर कैसा रहेगा, ठीक है कि नहीं बेटा। फिर आते हैं डाइजेस्ट पे, 2 चीज़ें डाइजेस्ट करनी है अपने को, जस्ट और अनजस्ट। और सोलोमन की अगर बात करें तो लॉ क्या है, प्रिंसिपल है, जो कि रिकॉग्नाइज किया हर एक स्टेट ने। तो कैसे याद करूंगी बेटा, उल्पाइन आर्ट और साइंस, फिर सिसरो हाईएस्ट रीजन, डाइजेस्ट में 2 चीज़ें डाइजेस्ट करनी, जस्ट और अनजस्ट। सोलोमन में बॉडी ऑफ क्या है, प्रिंसिपल्स। देखो पूरा डेफिनेशन लर्न करने की गरज नहीं है, तुम्हारे सामने ऑलरेडी डेफिनेशन आया रहेगा, तुमको सिर्फ किसने वो डेफिनेशन दिया है वो चूज करना है, या फिर नाम दिया जाएगा और डेफिनेशन तुमको चूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज पे आते हैं दैट इज पॉजिटिविस्टिक स्कूल, और यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन लॉ का दिया था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन बोलता है इट इज एग्रीगेट ऑफ रूल्स, इट इज एग्रीगेट ऑफ रूल्स, है कि नहीं बेटा। और साथ में ऑस्टिन ये भी बोलता है कि भैया जो सॉवेरियंस ने कमांड दिया था वो अपने को फॉलो करना जरूरी है। सॉवेरियंस मतलब भी कौन होते हैं, जो सीएम पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं इनको क्या बोला जाता है बेटा, सॉवेरियंस। इन्होंने जो जो चीजें अपने को बोली है इसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 3 चीजें फॉलो करनी, ये बिल्कुल याद रख के जाना। पॉइंट नंबर 3 कमांड है, ड्यूटी है और सैंक्शन है, ठीक है। कमांड मतलब सॉवेरियन ने जो अपने को बताया वो अपने को फॉलो करना है, दैट इज आवर ड्यूटी। और सैंक्शन मतलब कहीं पे भी कुछ भी गलत हो जाए तो उसके ऊपर पनिशमेंट होना बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, जरूरी। ये हो गया ऑस्टिन का। ऑस्टिन में क्या याद रखना है, इट इज एग्रीगेट ऑफ रूल, 3 चीजें फॉलो करनी है, कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन। दूसरा डेफिनेशन जो पॉजिटिविस्टिक स्कूल में दिया गया था वो दिया था केल्सन ने। केल्सन बोलता है कि लॉ जो है वो एकदम प्योर है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह, ठीक है कि नहीं बेटा। केल्सन क्या बोलता है, लॉ जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, प्योर। और साथ में ये भी बोलता है कि भैया लॉ जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। कैसा साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। ये दोनों चीजें बिल्कुल याद रख के जानी है बेटा, ऑस्टिन की डेफिनेशन भी और केल्सन की भी। केल्सन सबसे प्योर है, ठीक है बेटा, कैसा है, प्योर। आगे बढ़ते हैं, जब ये अपन केल्सन के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो केल्सन ने बोला था कि जो भी सारे नॉर्म्स बनाए गए, नॉर्म्स मतलब रूल्स और रेगुलेशन, जब इसको एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करेंगे, तो उसको ग्रुड नॉर्म बोला जाएगा। स्टार मार के रख लो भैया, पेपर में बनने वाला क्वेश्चन हो सकता है, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रुड नॉर्म। तो 2 स्कूल हो गई बेटा, पहला था नेचुरल स्कूल जिसमें कितने डेफिनेशन आते थे, 4। पॉजिटिविस्टिक में कितने डेफिनेशन आते, 2, एक तो ऑस्टिन का और एक तो केल्सन का। फिर आते तीसरे पे जिसका नाम क्या है बेटा, हिस्टोरिकल स्कूल। अब बेटा हिस्टोरिकल स्कूल में एक ही बंदे ने डेफिनेशन दिया था, और डेफिनेशन क्या बोलता था, देखो जरा, लॉ जो है वो अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अनकॉन्शियस कैसे बढ़ते जाएगा किसी को नहीं पता है कि नहीं, अनकॉन्शियस ग्रोथ है। ऑर्गेनिक टाइम के साथ में जैसे जैसे सोसाइटी क्या होती जा रही थी, चेंज, वैसे वैसे लॉ भी क्या होगा बेटा, चेंज। इसलिए ही लॉ को कभी भी यूनिवर्सल नहीं माना गया। यूनिवर्सल नहीं माना गया मतलब टाइम के साथ में क्या होते जाएगा बेटा, चेंज होते जाएगा।
और क्या ये कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ, है कि नहीं बेटा? तो हिस्टोरिकल में एक ही बंदे का डेफिनेशन अपने को याद रखना है कि लॉ कैसा है, अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। फिर आते हैं आगे कौन से वाले डेफिनेशन पे बेटा, चौथी स्कूल पे, जिसका नाम है सोशोलॉजिकल। और सोशोलॉजिकल में ऐसे कितने लोग थे बेटा? टोटल 3 जो लोगों ने डेफिनेशन दिया है। पहला था डकेट। डकेट बोलता था कि भैया लॉ जो है वो सोशल फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ क्या याद रखना है, लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, सोसाइटी के ऊपर। इनहेरिंग की बात करूं तो ये गारंटी देता है लोगों को कि लाइफ तुमको मिलेंगी सोसाइटी में रहने के लिए। सोसाइटी में रहने के लिए तुमको क्या मिलेगा बेटा? लाइफ। रोज पाउंड की अगर बात करूं तो बोलता है लॉ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इथिकल वैल्यूज को चेक करता है। आई होप सो तुमको क्लियर है। डकेट क्या बोलता है? सोशल फैक्ट्स। इनहेरिंग क्या बोलता है कि तुमको सोसाइटी में जीने के लिए क्या मिलता है? अनुमति मिलता है। और रोज पाउंड क्या बोलता है बेटा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इथिकल वैल्यूज को कौन चेक करता है? लॉ चेक करता है। मेरे हिसाब से ये जो अपन ने 4 स्कूल अभी तक पढ़ी, उसमें से नेचुरल स्कूल और पॉजिटिविटी स्कूल में से ही तुम्हारे पेपर में कुछ ना कुछ एमसीक्यू तुमको नजर आ सकता है। फिर बढ़ते हैं 5वें स्कूल पे, जिसका नाम है रियलिस्टिक। देखो रियलिस्टिक है ना, नाम पे से ही पता चलता है। रियलिस्टिक मतलब ही क्या बेटा? जो प्रोसेस तुम्हारी कोर्ट ऑफ लॉ में होने वाली है, जो प्रोसेस तुम्हारी कहाँ पे होने वाली? कोर्ट ऑफ लॉ में, जिसको ही अपन जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं, उसको ही अपन कैसा वाले बोलेंगे बेटा? रियलिस्टिक। एकदम रियल है कि नहीं? कोर्ट में जाओगे तो कैसे जाओगे? रियल ही जाओगे, है ना। फिर दूसरा बंदा जिसने डेफिनेशन दी थी, दैट इज होम्स। होम्स बोलता है कि लॉ सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं? मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस तुमने कोर्ट के सामने लाए उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? होम्स। देखो सारी रियल बातें चल रही है। पहला जुडिशियल प्रोसेस है। होम्स क्या बोलता है? कहाँ पे सर्कमस्टेंसेस को लेके आओ? कोर्ट में लेके आओ। और कार्जो जो है वो बोलता है कि रूल ऑफ कंडक्ट है। रूल ऑफ कंडक्ट मतलब किसके लिए किया जाएगा कोर्ट में काम? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। कैसे याद रखोगे? जुडिशियल प्रोसेस, सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे और किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट में। पॉइंट नंबर 1 2 3 सबको क्लियर है बेटा। फिर पॉइंट नंबर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि लॉ जो है वो प्री सपोज होना चाहिए। प्री सपोज मतलब पहले से बनना चाहिए। कौन बनाएगा इसको? स्टेट बनाएगा। काय के लिए बनाएगा? सो दैट वो इफेक्टिव बने और कोई पर्पज से लॉ बनना चाहिए। तो कितने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? 4। पहला पर्पज से बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं? कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। इफेक्टिव होना चाहिए और पर्पज से होना चाहिए। इसके नीचे का पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट, पेपर में बनने वाला। लॉ जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव और परमिसिव। मैंडेटरी जो चीज़ें तुमको करनी ही है, करनी है, जैसे तुमको टैक्स पे करना है ना, ये क्या हो गया बेटा? मैंडेटरी। प्रोहिबिटिव जिसके ऊपर तुम्हारे ऊपर क्या डाले गए? रिस्ट्रिक्शन, निगेटिव, है ना। और परमिसिव जो कि नाइदर रिक्वायर्ड नॉर फॉरबिडन एक्शन बट अलाउ सर्टन कंडक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए जो परमिसिव है, मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? परमिसिव। तो लॉ कितने हिस्सों में बांटा गया है? रियलिस्टिक के हिसाब से 3, मैंडेटरी, परमिटिव और परमिसिव। प्रोहिबिटिव और क्या है बेटा? परमिसिव। ये पॉइंट याद रख के जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आगे, जो आर्टिकल मुझे फिर से इंपॉर्टेंट लगता है बहुत ही ज़्यादा, दैट इज मीनिंग ऑफ लॉ। और लॉ की अगर बात करें तो लॉ और लॉ इन फोर्स दोनों के बारे में बात करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 सब आर्टिकल 3 में। क्लियर है? अगर आर्टिकल नंबर 13 सब आर्टिकल 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है उसके हिसाब से लॉ की बात करें तो लॉ में क्या क्या आता है बेटा? ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज और नोटिफिकेशन। और लॉ इन फोर्स की बात करें तो ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने से पहले आया था। जो कब आया था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने से पहले आया था, उसको अपन क्या बोलेंगे? लॉ इन फोर्स। जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह वगैरह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लॉ। सबको सारी बातें याद क्लियर है बेटा। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर आता है सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। ये लास्ट पॉइंट है तुम्हारे चैप्टर का बेटा। ये 2 हिस्सों में बटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी 3 हिस्सों में बटा गया, दैट इज कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन और लास्ट में आता है तुम्हारा कौन सा वाला बेटा? स्टैट्यूज और लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा कस्टमरी लॉ की। देखो कस्टम्स मतलब रीति और रिवाज। रीति और रिवाज आज बने, दिवाली, होली, क्या आज अपन आज से बनाते जा रहे हैं? क्या अपन बहुत पुराने से बनाते जा रहे हैं? बहुत पुराने से। तो ये कैसा सोर्स है? एंशियंट सोर्स है। कैसा सोर्स है बेटा? एंशियंट सोर्स है।
साथ में जो चीज़ों को अपन ने बार बार किया हुआ है, बार बार किया हुआ है मतलब एक बार किया दिवाली सेलिब्रेट की कि सदियों से बनाते आ रहे हैं, जब से राम जी थे तब से अपन ये बनाते आ रहे हैं। तो बताओ जब अगेन एंड अगेन जो चीज़ें होंगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कस्टमरी लॉ। साथ में ये कस्टम जो है, रीति और रिवाज जो है वो दो हिस्सों में बटे गए, विदाउट सैंक्शन और विद सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन और विद सैंक्शन आईएमपी मार के रखना बेटा। कैसा मार के रखना, आईएमपी मार के रखना। कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब जो ऑब्लिगेटरी नहीं है तुम्हारे ऊपर, जिसको फॉलो करने की गरज नहीं है, उसको बोलेंगे कस्टम विदाउट सैंक्शन। और जिसको फॉलो करने की गरज है उसको अपन बोलेंगे कस्टम हैविंग सैंक्शन, मतलब जो किसने बनाए, स्टेट ने बनाए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो नहीं बनाया उसको तुमको फॉलो करने की गरज नहीं है। कस्टम हैविंग सैंक्शन फिर से दो हिस्सों में बांटे गए, एक तो लीगल और एक तो कन्विक्शनल। लीगल मतलब ही क्या, जो बाइंडिंग होता है तुम्हारे ऊपर, जिसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करके रखा है, और जिसको कोर्ट ने दो हिस्सों में बांट के रखा है, एक तो लोकल और एक तो जनरल। और कन्विक्शनल की अगर बात करूं तो अगर दो पार्टीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया खुद के बीच में, देखो सबको एप्लीकेबल नहीं होता है। लीगल कैसा था, बाइंडिंग था, सबको एप्लीकेबल होता था। जैसे मैं हूं और तुम लोग हो, अपने बीच में अगर क्या बना है, एग्रीमेंट बनाए कि हम लोग ये कस्टम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो वो केस में उसको कन्विक्शनल कस्टम माना जाएगा। बेटा आईएमपी करके रखा होगा तुम लोगों ने, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सबको सारी बातें यहाँ तक की क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है बेटा? बढ़े के आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोलता है, रिक्वेजिनिस्ट ऑफ वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल है, तुम लोग एक बार पढ़ लेना, कुछ भी हार्ड दिया हुआ नहीं है, बट इसमें एमसीक्यू बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करके तुमको वैलिड कस्टम के रिक्वेजिनिस्ट वो लोग तुम्हारे पेपर में 100% पूछ सकते हैं। तो सिर्फ नाम याद रख के जाना, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया हुआ नहीं है, वो तुम लोग जब एग्जीक्यूटिव में होंगे तब तुमको वहां पे जानकारी मिल जाएगा। तो बेटा आई होप सो तुमको कस्टमरी लॉ क्लियर है, मोस्ट एंशिएंट है। जो चीज़ों को अपन ने बार बार फॉलो किया उसको अपन क्या बोलेंगे, कस्टम। एक होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन और एक होता है कस्टम विद सैंक्शन। जो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है वो विदाउट सैंक्शन, जो ऑब्लिगेटरी होता है विद सैंक्शन। सैंक्शन को कितने हिस्सों में बांटा गया, दो, एक तो लीगल और एक तो कन्विक्शनल। जो तुम्हारे ऊपर रूल के हिसाब से बाइंडिंग किया हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ ने वो लीगल। जो एग्रीमेंट बन के सिर्फ दो पार्टीज के बीच में होता है वो कन्विक्शनल। ठीक है कि नहीं बेटा? फिर आते हैं प्राइमरी के सेकंड पार्ट पे। प्राइमरी के सेकंड पार्ट में मतलब लॉ जो बनाया गया उसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मीनिंग होता है बेटा एक सेट ऑफ पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट ऑफ लॉ ने एक डिसीजन दिया है तुमको, क्या दिया है बेटा, डिसीजन। सिमिलर केस अगर फ्यूचर में होती है तो यही डिसीजन को आने वाले टाइम के लिए क्या किया जाएगा, इस्तेमाल, तो उसको अपन बोलेंगे प्रेसिडेंट्स। समझ में आ रहा है? सिमिलर चीज को अगर आने वाले टाइम पे अपन इस्तेमाल करने वालेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट्स। मतलब कौन से डिसीजन को कौन सा डिसीजन के लिए यूज करना, पास्ट वाले डिसीजन को फ्यूचर वाले डिसीजन के लिए क्या करना बेटा, इस्तेमाल करना, इज नोन एज प्रेसिडेंट्स। समझ में आ गया? तो जुडिशियल डिसीजन और क्या प्रेसिडेंट्स में फर्क है? हाँ, समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? साथ में अगर कोई नई चीज इसमें से निकल के आती है, जैसे समझ रहे हो तुम लोग, पुराने वाले डिसीजन को ही आने वाले डिसीजन के लिए अपन ने क्या किया, फॉलो। बट जब नया वाला डिसीजन दिया तो उसमें अगर कोई नई चीज निकल के आई, न्यू रूल्स, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको अपन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बोलेंगे। कैसे डिसीजन बोलेंगे बेटा, जुडिशियल प्रेसिडेंट। और जब अपन ये चीजों को फॉलो करते हैं कि पुराने वाले डिसीजन को ही आने वाले डिसीजन में फॉलो करना, उसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसेंडिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, स्टेयर डिसाइसिस। डिसेंडिस नहीं, क्या बोला जाता है, डिसाइसिस। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? इसके नीचे का पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है, दैट इज काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। और मैं तुमको एक एक करके चारों के बारे में बता देता हूँ। 4 टाइप है इसमें और चारों की डिटेल में जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले आता है डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल। अब देखो, जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी है, जो चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड कर दिया है, उसको अपन बोलेंगे डिक्लेरेटरी। और जो चीजें नए से बनने वाली है, नए रूल्स बनने वाले हैं, उसको अपन बोलेंगे ओरिजिनल। याद रख के जाना है बेटा, ठीक है? जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो डिक्लेरेटरी। पॉज कर लेना और ऊपर बता देता हूँ, स्टेयर डिसेंडिस को बता दिया मैंने, ओबर्टर डिक्टा। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अपना डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल खत्म हो गया। डिक्लेरेटरी मतलब क्या था, जो ऑलरेडी बना हुआ है। ओरिजिनल मतलब क्या, जो नए से बनने वाला है। फिर आते हैं दूसरे वाले प्रेसिडेंट पे, जिसका नाम है परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है, जो जजेस को फॉलो करने की गरज नहीं है, बट डिसीजन देने से पहले वो एक बार चेक कर लेंगे
जो फॉलो करने की गरज नहीं है, बट डिसीजन देने से पहले वो एक बार क्या कर लेंगे, चेक। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा परवेसिव। हेडिंग है, अंडर का कंटेंट नहीं पूछेंगे तुमको, हेडिंग में से पूछा जाएगा ये बात। फिर आते हैं एब्सोल्युटली अथॉरिटी प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली अथॉरिटी मतलब जज की मर्जी हो या ना हो, जज की मर्जी हो या ना हो, तुमको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इज कॉल्ड एज एब्सोल्युटली अथॉरिटी प्रेसिडेंट। और कंडीशनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट की अगर बात करूं बेटा, जो ऑर्डिनरी कोर्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, बाइंडिंग होता है, बट उसको अपन डिसरिगार्ड कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल तो है एज अ जज, बट अगर तुम लोग चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, तो उसको बोलेंगे कंडीशनली अथॉरिटिव प्रेसिडेंट। आई होप सो सारे प्रेसिडेंट्स तुमको यहाँ तक क्लियर है बेटा। कोणाला काही डाउट? सबको सारी बातें क्लियर है 100%। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिजेंस का मीनिंग क्या था, डिसाइसिस का मीनिंग क्या है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। मतलब ही क्या, पुराने वाले डिसीजन को आने वाले डिसीजन के लिए, सिमिलर केस के लिए क्या करना बेटा, फॉलो करना इस डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिजेंस। आई होप सो तुम सबको सारी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक के। बड़े बेटा आगे फिर आते काय के ऊपर बेटा, ओबेटर डिक्टा। ओबेटर डिक्टर का यह मीनिंग होता है एक बार क्या दिया हुआ देख लेते बेटा। The expression is used especially to donate those judicial utterance in the course of delivering a judgment which are not strictly necessary for the decision। ऐसे सारी चीजें जो तुमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की गरज नहीं है, जो सारी चीजें जुडिशियल अल्टरेंस करते वक्त, मतलब ही जज जब क्या देंगे डिसीजन, उनको पूरा का पूरा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने की गरज नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ओबेटर डिक्टा। ठीक है कि नहीं। स्टार्ट में और क्या पॉइंट दिए देखो, स्टेटमेंट डज गो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केस एंड हैव द परवेसिव प्रेसिडेंट ओनली। हैव द परवेसिव प्रेसिडेंट ओनली। समझ में आ रहा है क्या बेटा, कैसा परवेसिव है, जिसको तुम लोग फॉलो करो या ना करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, परवेसिव प्रेसिडेंट। आई होप सो सबको सारी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक के। ठीक है, अब इसके आगे बचे हुए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि क्या क्या बचा हुआ है बेटा। एक बचा हुआ है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, जो कि बचा हुआ है काय का, अपना प्राइमरी का, वो कर लेते हैं। सेकेंडरी में सिर्फ तुम लोगों को हेडिंग याद करके जानी, जो कि मैं तुमको बताऊंगा। इसके अलावा आगे तुमको लैटिन वर्ड्स दिए हुए लॉ से रिलेटेड, वो भी याद करने हैं। मैं तुम्हारे लिए एक पेज बना के डाल दूंगा, वो भी तुम लोग देख लेना, छोड़ना मत वीडियो को लास्ट तक के, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और वही तुम्हारे पेपर में नजर आ सकता है बेटा। ओबेटर डिक्टा के बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। और स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन की बात करें तो बताओ, लेजिस्लेशन मींस क्या, लॉ, रूल्स है ना। तो बताओ जिसमें सारे रूल्स बने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो सारे रूल्स बने काय के हिसाब से बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्टैट्यूट। ठीक है, कुछ लिखे हुए रहते हैं, आईएमपी मार के रखो इसको। जो रिटर्न लॉ है, ऑलरेडी बनाए हुए लॉ है, उसको बोले जाएंगे जस स्क्रिप्टम, और जो लॉ लिखे नहीं होते हैं उसको बोला जाता है जस नॉन स्क्रिप्टम। ठीक है कि नहीं बेटा। साथ में क्या इसको सोलोमन ने भी डिफाइन किया, यस, ये एनेक्टेड लॉ है। कैसा लॉ है बेटा, एनेक्टेड लॉ है। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। बड़े आगे सेकेंडरी वाले पॉइंट में तुम लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो भी है तुम लोग एक बार सिर्फ देख के जाना, तुमको कोई भी दिमाग लगाना नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें पेपर में आने वाली थी मैंने सारी बता दी है। आई होप सो तुमको सारी बातें क्लियर है। और बेटा कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तुमको सारी चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। थैंक यू सो मच।